दैट दिस इज फॉर 12th क्लास। जो देखो 12th क्लास में एक थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो सब लोग एक ही यूनिट का नाम लेते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, आज उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। एक ऑप्टिक्स है, इसकी 2-3 वीडियोस बनाऊंगा मैं कंटिन्यूअस, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। ओके, थोड़ी सी लेंथ है। एक चीज देखना है यहाँ पे, और लोगों से कितना डिफरेंट है, थोड़ी सी चीज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं डायरेक्टली आ रहा हूं। ध्यान रखना, दिस इज फिजिक्स क्लास। ओके, फिजिक्स बाय हूम एवरीबॉडी ऑलमोस्ट नोज। ठीक है, माय नेम इज राहुल, एवरीबॉडी नोज, अगेन एंड अगेन आई वोंट हैव टू टेल यू। ठीक है, अगर कुछ चीज पढ़नी है एग्जैक्टली, देखो वीडियोस में सभी चीज की बना रहा हूं, ठीक है, बट ऑप्टिक्स इट हैज अ डिफरेंट इंटरेस्ट। इसमें कुछ पढ़ के देखना, आपको फिजिक्स में पता चलेगा एग्जैक्टली, यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी पोटेंशियल क्या है, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स में अगर कोई चीज मजेदार है तो वो सिर्फ ऑप्टिक्स है। 12th में देखो जरा, सब्जेक्ट टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये क्या है। ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स 2 वर्ड से बना है। आज तक आपको किसी ने इसका मीनिंग नहीं बताया होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब समझ जाते हो आप, इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। मैं समझाता हूं ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। समझ में आया? तो ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या है? ये होता है ओप। ओप क्या होता है? कुछ बंदे बोलते हैं उप्स। ओ भाई क्या हो गया? उप्स क्या होता है? जब कोई भी आप उप्स एक्टिविटी करते हो ना, वो ओरिजिनल होती है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग जाता है ओरिजिनल पोस्चर। ओरिजिनल पोस्टर कह दो, इसे पोस्चर कह दो, ओरिजिनल फेस कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है टिक्स। टिक होता क्या है? ये एक सडन मूवमेंट होता है, कोई सा भी सडन मूवमेंट ले लो, या फिर ऐसा मूवमेंट कर लीजिए विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो मूवमेंट हमारी कंट्रोल में नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? मूवमेंट नॉट इन आवर कंट्रोल, या फिर वो मूवमेंट जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आ रही है चीज? अब यहां से कुछ देखो, रिलेशन दो। कहते हैं ना फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, डेली लाइफ से रिलेट करो, रिलेट करो। तो रिलेट कैसे करें यार? ये ओरिजिनल पोस्चर, ओरिजिनल पोस्चर किसका होता है? कोई चीज होगी, चीज को क्या कहेंगे? सॉरी गाइस, कोई चीज होगी, चीज को क्या कहेंगे? चीज क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट होती है ना। अब ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे रिलेशन में इन दोनों वर्ड्स को कैसे रिलेशन में डालें? तो इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज होगी। क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज होगी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इज इट पॉसिबल? समझ रहे हो ना? अगर आप शीशे के सामने आओ, मिरर के सामने आ जाओ, इज इट पॉसिबल कि आप उसे, आपका फेस ना दिखे, आप उसे कुछ ऐसा कंट्रोल कर लो? आप अगर अपने आगे कुछ भी लगा लो, कोई कर्टेन डाल लो, कुछ भी डाल लो, तो आपका कर्टेन तो दिखेगा, मतलब आप मिरर के सामने आओगे, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना। सो यहीं से ऑप्टिक्स शुरू है बेटा। ओरिजिनल पोस्चर का एक ऐसा मूवमेंट जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और बहुत सारी चीज जो लेंस और मिरर से रिलेटेड है, उनके बारे में। कोई चीज, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के सामने खड़ी है, तो डेफिनेट सी बात है, क्या होगा इसका? इसकी इमेज ही बनेगी। समझ में आया? और उसे हम बनने से रोक नहीं सकते, तो वी कैन स्टॉप इट। So this is only optics. समझ में आया? Right now coming to the point. Optics में और क्या मजेदार चीज है? Optics, अब मैंने बोल दिया कंट्रोल नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन की बात है। एक नोट यहां में चलने से पहले, स्टार्टिंग से पहले ही समझाता हूं। एक आपने टेलीस्कोप पढ़ा होगा वर्ड, और एक आपने माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के साथ एक वर्ड, माइक्रो के साथ तो मैक्रो पढ़ा है, टेलीस्कोप के साथ माइक्रोस्कोप में पहली बार बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां टेलीस्कोप, इस ऑप्टिक्स से क्या रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्टिक्स से क्या रिलेटेड है? जहां टेलीस्कोप एंड करता है ना, वहां से माइक्रोस्कोप शुरू करता है। समझ में आया? इट एंड्स, इट स्टार्ट, ये स्टार्ट है। समझ में आया? तो माइक्रोस्कोप कहने का मतलब है जहां टेलीस्कोप की औकात खत्म हो जाती है, वहां से स्टैंडर्ड शुरू होता है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो सुना है ना एक डायलॉग, आपने सुना है ना अमिताभ बच्चन का, या किसी भी आदमी का ले लो, द वन हु इज लीजेंडरी नेम्स है, लाइन वहां से शुरू होती है जहां से वो खड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब ऑप्टिक्स वहां से शुरू होगी जहां से माइक्रोस्कोप खड़ा होगा। मतलब लेंस ले लिया उसने, मिरर लेगा, क्या करेगा? इट एंड्स, इट स्टार्ट, ये चीज स्टार्ट करती है। कमिंग टू द वेरी टॉपिक,
सीधे सीधे स्ट्रेट टॉपिक्स पे आ रहे हैं राइट नाउ। फोकस करना है, मेन चीज है क्या। देखो ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ोगे आप, ऑप्टिक्स में पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डिस्पर्जन भी पढ़ोगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, हाइजीन प्रिंसिपल पढ़ोगे, इंटरफेरेंस पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे एंड पोलराइजेशन पढ़ोगे। सो मेनी थिंग्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मैंने एक बताया है, आप स्केच सा याद रखो यार। पोलराइजेशन बोला था, डिफ्रैक्शन बोला था, और इंटरफेरेंस बोला था, डिस्पर्जन बोला था, रिफ्लेक्शन बोला था, रिफ्रैक्शन बोला था, और क्या बोला था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला था। इसका मतलब समथिंग समथिंग लाइक दैट। ओहो ये है ऑप्टिक्स। अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं कुछ भी चीज बोलूं, एक डायमंड है उसमें से एक रे पास होके जा रही है, आप तुरंत समझ जाओगे डायमंड और रे रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है। समझ में आया? मैं बोलने लगूं एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रही है, जा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यार इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं था, तो वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई टॉपिक्स पता लग गए। अब देखो ये वीडियो कुछ थोड़ा सा एडिट करनी पड़ेगी, या थोड़ा सा हमें अपने टॉपिक से हटना पड़ेगा, बिकॉज इस बार जो बोर्ड में 2020 में कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए, टॉपिक्स डिलीट कर दिए, ठीक है। डिलीट, जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स क्या है जो इसके ऑप्टिक्स के, तो सबसे ही पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन, इसके तुरंत बाद आता है रिफ्रैक्शन। आपको मैंने जिंदगी में पहले भी बोल रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि जिंदगी में दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक कुछ तो एक कुछ, एक ये तो एक वो, एक दिस तो एक दैट। बोलते हैं ना पानी वानी रोटी वोटी, कुछ भी बोलो, यू विल ऑलवेज हैव अ हैशटैग विद समथिंग। तो इन द सेम वे रिफ्लेक्शन है तो उसका हैशटैग रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? राइट नाउ ये बोर्ड ने हटा दिया, इसे रिड्यूस निकाल दिया, लेकिन यार इज इट पॉसिबल कि रिफ्लेक्शन के बिना रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा पढ़ाता हूं, नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन को समझो, सिर्फ रिफ्लेक्शन को समझो, रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है। सिर्फ समझिए इसको, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में इसको समझा दूंगा। इट इज नेसेसरी, क्योंकि इसे समझोगे जब भी आगे की चीज पे जाओगे। गाइस गेट द पॉइंट और नॉट? ये चीज प्लीज, ठीक है, बोर्ड में नहीं है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन इज नॉट इन योर बोर्ड, दिस टाइम इट विल नॉट कम। जो जो टॉपिक नहीं आएगा मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। एक साथ मत लिखो कि ये काटना ये काटना ये काटना, नो वे। पढ़ते चले, पढ़ने के बाद कह देंगे भाई ये नहीं काटना, एटलीस्ट चीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कहीं भी यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है 12th के बाद जिंदगी खत्म हो रही है, देखना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट आप समझते हो, लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है ना। लाइट एक जगह से चलती है, मतलब ट्रेवल तो करती है ना लाइट। स्पीड भी पता है इसकी लाइट की, ज्यादातर c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको पता ही है। जब स्पीड दे रखा है तो लाइट कुछ ना कुछ चलती होगी, तिरछी चलती होगी, आड़ी चलती होगी, बांडी चलती होगी, मतलब चलती है ये। दिस यू शुड नो दिस, ओके। नाउ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन का? एग्जैक्टली मतलब होता है बेटा लाइट का रिफ्लेक्ट होकर बैक आना, ये नहीं पता। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये वर्ड ने ही डिफरेंस किया है। लाइट चलती तो है, हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है, लेकिन जब एक मीडियम में टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में आ जाती है, इस प्रोसेस को हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया है। और टकराने के बाद उसमें घुस जाती है, इसको हमने रिफ्रैक्शन बोल दिया है। तो ये बाद में अलग अलग डिफाइन करूंगा। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या समझ में आया बेटा? यही समझ में आया कि जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, it reflects back in the same medium, it reflects back in the same medium। ये लाइट एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट का मतलब है पड़ना। लाइट इस सरफेस पे, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट पड़ी और पड़ने के बाद वो इधर भेज दी, मैंने डायग्राम बनाया मैंने, तो ये रिफ्लेक्शन ही तो दिखा रहा है, यहां से यहां इसी मीडियम में थी और इसी में चली गई। ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये लाइट नहीं पड़ी थी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यार ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक और चीज है, अगर हम लाइन बनाना चाहें, अब ये देखो, ये लाइन इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि कोई भी चीज है यार, हर चीज का एक रीजन होता है। आपको पता है कुत्ते भी अगर बाइक के पीछे भौंकते हैं ना बेटा, इट हैज इट्स रीजन। जिंदगी में कोई भी चीज ना बेवकूफी नहीं होती, ऐसी फालतू में नहीं होती। जैसे बहुत सारी मेरी कोचिंग में भी कभी कभी घड़ी बंद रहती है, आई यूजुअली सेज बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, गॉट इट। तो इन द सेम वे कुत्ता भी बाइक के पीछे भौंकता है ना, उस इंजन में एक साइनेटिकल आवाज होती है, वो उस आवाज के पीछे भौंकता है। इट लुक्स लाइक दैट वो अर्थ में टकरा रही है, बहुत कुछ होने वाला है।
That's why it runs behind the vehicles. Get it? So same is over here. जब यहाँ एक पॉइंट आया है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, मैंने हमेशा जिंदगी में दो पहलू बताए, तो एक पहलू ये वाला होगा, एक पहलू ये, तो इसे कौन लाइन बांटेगा? बीच वाली एक लाइन बांटेगी. So this बीच वाली लाइन is known as normal. Is that clear? इसे नॉर्मल कह देते हैं. क्यों? अब आप कहोगे नॉर्मली क्यों कहा? देखो नॉर्मल क्यों कहा? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, अपनी अपनी पोर्शन में दोनों के दोनों है कि नहीं अपने पोर्शन में. तो कोई बंदा आके खड़ा होगा तो उससे कहेंगे नॉर्मल. नॉर्मली तो होगा, उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बस वो आके सीधा नॉर्मल सा खड़ा होगा, तो उसका इसके लिए नाम नॉर्मल रह दिया. तो याद रख लो, जो किसी के बीच में घुस जाए उसे नॉर्मली कहते हैं. बाकी 12th वाले अंडरस्टैंड करते हो, तुम लोग क्लासेस में जाते हो, किसी के भी बीच में आना सीधी सी बात है, नॉर्मल है वो बनना. ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग, समझदार इनफ हो. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई. रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंड ऑफ लाइट क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट होके गई, ये नॉर्मल आया, तो एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? एंगल भी बन रहा है, एंगल दो लाइन के बीच भी बनता है. अब आप ये कहोगे डेफिनेशन कैसे दे? तो डेफिनेशन खुद ही बनाना सीख लो. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आया? यहां से ज्यादा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काफी चीज आपने 10th में पढ़ रखी है बेटा. एक मजेदार चीज सिखाता हूं, बहुत ध्यान देना. ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है. जब इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो गौर, जिसको पता है वाकई मुझे कमेंट करना, जिसको भी पता है थोड़ा सा, ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या कोई फिनोमेना टेक प्लेस होगा? क्या कोई फिनोमेना कुछ होगा, कुछ नई चीज समझ में आएगी? देखो एक जनरल सोचो, आपके गाल पे, या बुरा मान जाओगे बहुत लोग वीडियो देख रहे होगे, दिमाग से कोई चाटा रख दे तो यू विल फील इट, यू विल हैव समथिंग इंप्रेशन. तो कोई ना कोई चीज छोड़ देता है ना. सुना ही होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अबे यार, तुम आंखों से किसी को देखते हो, वो चीज इंप्रेशन छोड़ देती है. तो ये तो लाइट है, इस सरफेस पे ये लाइट पड़ रही है तो कुछ इंप्रेशन नहीं छोड़ेगी अपना. यस, तो ध्यान रखो, जब सरफेस पे लाइट पड़ती है और वापस जाती है तो बेटा ये सरफेस ना लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है. कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, एक हद तक एब्जॉर्ब करती है. अब एब्जॉर्ब कैसे करती होगी वो उसके लिए अलग अलग बताएंगे. जैसे कोई भी चीज है, आप लकड़ी पे मारो, पत्थर पे मारो या दीवार पे, तो हर किसी की अलग क्वालिटी होती है. मतलब तुम मेरे गाल पे चांटा मारोगे तो मेरी क्वालिटी अलग है ना. यार मेरे कम छपेगा क्योंकि दाढ़ी बढ़ा रखी है तो कम छपेगा, किसी चिकने से गाल में धर दिया छप जाएगा. तो हर सरफेस की एक अंतर होता है ना, तो हर सरफेस की क्वालिटी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस की बात करी मैंने, तो देखो फिजिक्स में आते ही सरफेस ज्यादातर याद आती है, तो दो चीज सरफेस बहुत याद आ जाती है. ठीक है, आपने देखा होगा एक ये ग्लास प्रिज्म है मेरे हाथ में, तो ये क्या ग्लास स्लैब है, और एक प्रिज्म है. अरे प्रिज्म बोल दो, कुछ भी है, स्लैब वही है. कहने का मतलब है शीशे से आर पार दिख रहा है, प्रिज्म, जिसको स्ट्रक्चरली हमने कुछ बना दिया है. ठीक है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, यार इसे स्लैब बोल दिया, इसे प्रिज्म बोल दिया, ऐसा क्या. ठीक है, एक नाम दे दिया है. ठीक है, सो ये चीज है, कोई भी सरफेस होती है. अब ये सबसे पहले मैं ग्लास से शुरू करता हूं. तो ग्लास कैसी है, ग्लास सरफेस कैसी है? अगर ये सरफेस ग्लास है तो ये क्या करेगी, ये लाइट जो पड़ी है ना, इसका 5%, ऑलमोस्ट 5% एब्सॉर्ब कर लेगा. समझ में आया? तो रेडिएट कितना करेगा? 95%, ऑलमोस्ट 5% एब्सॉर्ब कर लिया. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या आती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी होती है पता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट अभी आप नहीं पढ़ोगे, ये एक मोनोक्रोमेटिक से लाइट, मतलब एक लाइट होती है, इसके लिए एक डिवाइस होती है. जब लाइट देते हैं, प्लेन पोलराइज को छोड़िए आप, ये टॉपिक दूसरा, केमिस्ट्री में घुस जाएगा थोड़ा सा. मैं अभी पोलराइजर वगैरह आपको समझा दूंगा, वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियोस में देखना. ठीक है बेटा, तो मैं ग्लास पे आ रहा था, यहाँ पे आइए. ग्लास ऑलमोस्ट 5% एब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है, अब ग्लास को छोड़ के दूसरी ऑब्जेक्ट क्या लूं? कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट बताओ, दूसरी ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? दूसरी ऑब्जेक्ट क्या होगी? अब ग्लास से दूसरी ऑब्जेक्ट बनाए, ये ग्लास है, इस ग्लास को पेंट कर दो. क्या कर दो? ग्लास को पेंट कर दो, पीछे से पॉलिश कर दिया. आपने सुना ही होगा, 10th में भी पता है, सिल्वर पॉलिश कर दी. तो सिल्वर पॉलिश करने के बाद क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये एक सरफेस है, हमने ग्लास सरफेस को पीछे से पेंट कर दिया. जब इस पे लाइट डाली हमने, तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% क्या करता होगा? बोल दो, एब्सॉर्ब करता होगा. पहले भी एब्सॉर्ब लिखा है, 80 to 90% रिफ्लेक्ट कर देता है पूरी लाइट को. क्या करता है? रिफ्लेक्ट. इसका मतलब कितना एब्सॉर्ब करता होगा? वी कैन से 10, अराउंड अप्रॉक्स 10% ये एब्सॉर्ब कर लेता. इज दैट क्लियर? ये एब्सॉर्ब करता है, लेकिन
80 से 90% ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट्स बैक। ठीक है, दिखाएगा, समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन मतलब किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है नहीं। तो ये बताइए, अगर आप फेस देखना है, आपको क्या देखना है? फेस देखना है, तो आप कौन सी चीज यूज करोगे? गिलास यूज करोगे या फिर कोई भी पॉलिश्ड मिरर यूज करोगे? तो पॉलिश्ड मिरर या गिलास, गिलास एब्जॉर्ब कर रहा है 5%, ठीक है, ज्यादा कुछ है, रिफ्लेक्शन इतना दिखेगा, ठीक है, और ये यूज कर रहा है 80 to 90%। तो किस में ज्यादा परसेंट दिख रही है? आप ये देखो अच्छा कौन सा, क्या देखो अच्छा कौन सा, कोई भी डाउट। एक 5% दिख रखा है, एक 80 से 90% की बात हो रही है, ठीक है, तो अच्छा ये लगा ना, अच्छा तो बढ़िया चीज होती है ना, तो ये वाला हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट टू हैव अ वाइडर व्यू, क्लीन व्यू लेने के लिए। ये थोड़ी सी चीज थी अलग बताई जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में चलते चलते नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी तुम्हारे यूज का नहीं है, ये भी बोर्ड में नहीं आ रहा है इस बार। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो बता दिया, लॉज क्या होता है? लॉज का मतलब होता है रूल्स। क्या होता है? रूल्स। कुछ फंडे जिनको फॉलो करके रिफ्लेक्शन होगा, कुछ फंडे जिनको फॉलो करके रिफ्लेक्शन होगा। तो फंडे कितने? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, 500 600 फंडे होने से तो रावा याद नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? वो 10th में पढ़ के आए हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला तो ये बात बोली थी कि उसे हम रिफ्लेक्शन कह देंगे। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये बोल दी कि रिफ्लेक्टेड रे जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक पॉइंट पे वापस जाती है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पढ़ने का पॉइंट कहते हैं। और यहीं पे एक लाइन मैंने बना दी थी नॉर्मल। तो ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई करती है। ये प्लेन है, ये कोई सरफेस है, इसी प्लेन पे तो है। ये इसका पहला स्टेटमेंट था। तो दो स्टेटमेंट हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया एक स्टेटमेंट। और ये तीनों की तीनों रेज एक ही प्लेन पे आती हैं, ये हो गया एक स्टेटमेंट। तो इन जब हमने ये चीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की ना, तो ये एक से ज्यादा है, तो हमने इसे लॉज, रूल्स बना दिए। तो इसी चीज को कहते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात आती है यार, हर चीज बार बार बोलता हूं ना मैं, दो चीज होती है बेटा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप बताओगे मुझे? एक मजेदार चीज इसमें देखो आएगी, अगर आप डेली जिंदगी में बहुत देखते हो। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? रिफ्लेक्शन के टाइप, रिफ्लेक्शन के जो टाइप होते हैं बेटा, वो क्या होता है? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज। खाली समझने के लिए समझते चलो। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? एक रेगुलर बेटा और एक डिफ्यूज। डिफ्यूज से समझ में नहीं आ रहा, फ्यूज मतलब हवा से निकल जाना है ना, फ्यूज उड़ गए इसके तो धुआं, जब फ्यूज उड़ता है तो धुआं धुआं हो जाता है ना, तो वही चीज है, फ्यूज मतलब खत्म। तो रेगुलर मतलब डेली, एकदम रेगुलर कहां से भाई? डेली स्कूल में भी सुनते रेगुलर आते रहो, रेगुलर पढ़ाई करते रहो। तो ये रेगुलर मतलब एक प्रॉपर तरीके का रिफ्लेक्शन, जिसका एक तरीका हो, एक अरेंजमेंट हो, एक रेगुलरिटी हो। तो सिंपल डेफिनेशन में क्या कहोगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच यूजुअली फॉलोज व्हाट? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी चीज क्या आती है? डिफ्यूज। दूसरी चीज क्या आती है? डिफ्यूज। ओके, तो डिफ्यूज क्या आती है? सॉरी गाइस इफ एनी डिस्टर्बिंग साउंड इज कमिंग, तो लिटिल बिट मे बी यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट सो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो डिफ्यूज क्या होता है? अब डिफ्यूज में भी एक सरफेस ली, एक सरफेस ली। तो डिफ्यूज में सरफेस ली, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा भाई? रेगुलर और डिफ्यूज में तो कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसा चला गया, तो मतलब देयर इज नो रेगुलर रिफ्लेक्शन, कोई रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्यूज का मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती। रिफ्लेक्शन तो होता है, हम ये नहीं कह सकते रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन तो होता है। तो मैंने बोला था ना, हर चीज अपनी इंपोर्टेंस रखती है। देखो वो तरीके से रिफ्लेक्शन कर रही थी, तो उसे मैंने रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल दिया। ये बदतमीज तरीके से रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो कर रही है या नहीं, तो इसे मैंने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल दिया, नाम तो इसका भी आया ना। तो डिफ्यूज का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको ये फॉलो नहीं करता। अब इसका मुझे कारण बताओ। आप ये कहोगे यार इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा बताओ, अब समझ जाओ, गौर से सुनना, सभी ने देखा होगा। ये एक बंद कमरा है, यहां एक कैट बैठी है, कैट है ना। आप अंधेरे में अपने मोबाइल की बैकलाइट पे कुछ भी टॉर्च जलाई और अंधेरे में पैर रखा, जो आप रिफ्लेक्शन दोगे, टॉर्च इज हैविंग स्ट्रेट लाइन, है ना, वेव्स फैलेंगी, है ना, वो टकरा के किसी सरफेस से टकरा के कहीं जाएगी, तो आपको सडनली आपको एक चमकदार आंख दिखाई देती नहीं देती? वो सिंपल रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिखाई देती माय डियर,
तो क्या कह सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना वो आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती है, जो दिखाई नहीं देती। समझ में आया? अंधेरे में सांप चल रहा हो और चमकदार उसकी चमड़ी हो तो चमक पड़ के आपको पता लग जाता है इधर कुछ था। तो वो बिल्ली की आंख जो चमकती है ना एक साथ रात में अंधेरे में, तो वो डिफ्यूज का ही कारण है। समझ में आया? जिस रिफ्लेक्शन का कोई यूज ही नहीं है उसी के कारण बहुत कुछ है ना, इटसेल्फ अपने आप में बहुत कुछ चीज होती है। समझ में आई ना? मजेदार। रेगुलर और डिफ्यूज में तो जो चीजें दिखाई देती है जिनका हमें कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं कराना। अब आप ये कहोगे डिफ्यूज कहां-कहां हो सकता है सर? सरफेस पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेस कैसी है। छत प्लेन सरफेस है, पत्थर है, किस पत्थर पे कहां से कौन सा एंगल घूम जाए, पहाड़ी है, गोल सी है, उसका। तो ये सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है, एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट बताता हूं, आईआईटी वाले समझ लो या कुछ भी, इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट हो या ना हो, दो चीज के मतलब कोई भी समझ सकते हैं। अब मैं आपसे बहुत जनरल है, आप ये मेरी स्क्रीन चल रही है और ये मेरी एक स्क्रीन है, मैं इसके बीच में खड़ा हूं, मेरी कितनी इमेजेस बनी होंगी जो कि सैलून और बार्बर के यहां आपने देखा होगा, है ना? ये एक मिरर है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक पॉलिश मिरर है। इज दैट क्लियर? और ये एक पॉलिश मिरर है। क्या है? ये एक पॉलिश मिरर है। समझ में आ रही है चीज बच्चे? और ये कोई मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दी, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी जो कि किसी भी एंगल, तो देखो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ही, इंक्लाइंड एट एंगल उसे छोड़ दीजिए, ठीक है? कोई भी है तो मैं बोल रहा हूं अ ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड दिख रही है एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर के बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? तो कैसे बनाओगे? n is equals to 360 अपॉन थीटा माइनस 1। भाई डायरेक्ट रख लेना, डायरेक्ट दिया है आपको, प्रूफ के लिए, आपके यूज का नहीं है, अलग से भी करा देंगे। इफ एनीबॉडी वांट्स प्लीज कमेंट, एनीबॉडी वांट्स प्लीज, व्हाट्सएप तो बार बार बोल ही रहा हूं यार, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी न्यू थिंग तो वो चीज पूछ लेना, ठीक है? 9548422737 बार बार बोलता हूं मैं, देखो व्हाट्सएप पूछ सकते हो, बट थिंग इज दैट हियर आई एम गोइंग विद द बोर्ड क्लास ओनली जस्ट टू मेक यू टू स्कोर एटलीस्ट 95 प्लस, आई वोंट से 100, ये फिजिक्स है भाई, 100 है, ठीक है? कहने को भले कुछ भी कह दो, कॉन्फिडेंस 95 प्लस बोलोगे देन यू आर रीचिंग टू द लेवल, ठीक है? तो ये 12th की पढ़ाई चल रही है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज देखिए, तो आप निकाल दोगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर एक बात कहूं, अगर कोई चीज आ जाए, अगर ये चीज इवन है, अगर थीटा इवन है या ऑड है, दो चीज हो सकती है ना, अगर थीटा इवन ऑड है कुछ है तो क्या करेंगे? अगर ये इवन है तो यही फॉर्मूला बनेगा, अगर ये ऑड है, अगर थीटा क्या है? ऑड है, तो 360 ऑड के लिए 360 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस। समझ में आए? नंबर ऑफ इमेजेस, तो आप अपने एंगल से समझ जाओगे किस एंगल पे इंक्लाइंड हो, उसी की हेल्प से आप नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो, कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही है। समझ में आया बेटा? रिफ्लेक्शन। तो देखिए अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतनी सारी चीज समझ में आ गई, तो क्या क्या है एक रिवीजन मार लें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा आपने, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ऑप्टिक्स का मीनिंग समझा, रिफ्लेक्शन समझा, लाइट क्या है ये समझा, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है और एक प्लेन सरफेस क्या है। समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सरफेसेस क्या एब्जॉर्ब करती हैं, कितनी लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, कितनी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, सिंपल सरफेस के बारे में पढ़ लिया है, प्लेन सरफेस की जो ग्लास होती है उस सरफेस के बारे में पढ़ लिया है, प्रिज्म और ग्लास स्लैब मैंने आपको दिखा दिया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया है, और उसके बाद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का क्या मतलब यूज है, इंपॉर्टेंस क्या है वो भी पढ़ ली है। दो मिरर के बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर रही है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, ये भी पढ़ लिया है। तो एक रिवीजन आउट मारते रहना, समझ में आया? अब जो नेक्स्ट चीज आती है बेटा, वो रिफ्लेक्शन से ही हम वर्ड है, तो हम घुसते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ थोड़ा सा। प्लेन मिरर, आज की जो वीडियो है बेटा सारी ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ बोर्ड है, ठीक है? बट बिना इनके आगे की चीज आप नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आई हैव टू टीच दिस, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा आपका। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर कौन सा होता है बेटा? ये प्लेन मिरर वो होता है जिसमें जो इमेज है वो लेटरली इनवर्ट फॉर्म होती है। कैसी होती है? लेटरली इनवर्ट, ठीक है? तो ये क्या किस लिए यूज होता है बताओगे? प्लेन मिरर क्यों यूज होता है? प्लेन मिरर का एक सिंपल यूज याद रखो, यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की बात चल रही है ना बेटा, सिंपल यूज याद रखिए, अगर आपको लाइट की डायरेक्शन चेंज करनी है, if you have to change the direction of a beam of light, quite, if you if you want to change the direction of a beam of light, then you have to use plane mirror। समझ में आया? तो प्लेन मिरर चेंज कर देता है यार, साधारण लैंग्वेज में बता देना सर, कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट देखना, राइट लेफ्ट हो जाना। समझ में आया?
मेरा, मैं किसी अपने आप को सामने खड़ा दिखता हूं, मेरे लेफ्ट में मेरा राइट दिखता है, मेरे राइट में मेरा लेफ्ट दिखता है, ऐसी चीज दिखना इज नोन एज प्लेन मिरर। इसका मतलब ये प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर कहां से आया, पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर। क्या आता है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब ये, मैंने आपको जिंदगी में बोला था ना हमेशा दो चीज होती है, तो इसमें भी दो ही होती होंगी भाई, इसमें भी दो ही होती होंगी, ठीक है। आप कहीं से भी देख लो, इसको बीच में से हटाया, एक बार बाहर से पेंट करके देखिए और एक बार अंदर से पेंट करके देखिए, एक बार अंदर से पेंट करके देखिए, यू विल फील, दो सरफेस बन गई ना, जिन्हें हमने नाम दे दिया था, एक कॉनकेव नाम दे दिया था, एक कॉन्वेक्स नाम दे दिया था, बट ये स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट है, इसलिए हमने इन्हें यहां से निकाला। तो समझ में आया स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर किससे फॉर्म होता है, कह सकते हैं हम दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग द नेचर लाइक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। समझ में आया, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जब जोड़ देते हैं, ओके, तो एक स्फेरिकल मिरर बन जाता है। तो केव मतलब गुफा टाइप, पीछे से जो पेंट है, और एक ये जो अंदर से पेंट है, इज दैट क्लियर। तो नाम याद रखना है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव, इसे कहते हैं हम कॉनकेव, और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। वेक्स का मतलब क्या है, वी टाइप, मतलब पिछवाड़ा इसका निकल रहा है ऑलमोस्ट, तो आप कह सकते हो वी, ठीक है, वेक्स। और केव है, पीछे से तो गुफा टाइप है, तो आप कह सकते हो केव ये चीज, ठीक है। अगर डेफिनेशन देनी है, आती नहीं है, तो कैसे बनाओगे डेफिनेशन, यही कह सकते हो कॉनकेव मिरर, इट इज अ टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होती है, जो बाहर से पॉलिश होता है। अब आप ये कह रहे हो कैसे डेफिनेशन बनाती, तो देखो मैं डेफिनेशन बनाना भी बताता हूं भाई। ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो मिरर है तो इनके कुछ पार्ट भी होते होंगे ना। जब कोई भी मिरर है ना भाई, तो देखो जो स्फेरिकल, स्फेरिकल में क्या होता है, सबसे पहले स्फेरिकल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर की वजह से क्या होती है, रेडियस होती है, और यहाँ पे मिरर की बात है तो एक मेन पॉइंट फोकस भी होता होगा, ठीक है। तो यही पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स क्या होते हैं मिरर के, सबसे पहला पार्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर होता है सेंटर, फिर होता है पोल, फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर होता है तुम्हारा एपरेचर, मिरर है तो सेट करना पड़ेगा, फिर होती है एक चीज फोकस, एक चीज होती है फोकस लेंथ, फोकस लेंथ बोलते हैं या फोकल लेंथ, उसे मॉडिफाई करने के लिए फोकल लेंथ कह देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एफ बना देता हूं, तो यहां से ये जो पोल है, ये कहने को 90 डिग्री पे होता है, दिखना नहीं है लेकिन होने को ये 90 डिग्री पे होता है पोल। तो यहां से यहां तक लेकर एफ होती है, ठीक है। एक सी बना देता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से मतलब यहां पे कंपास रखो और ऐसे 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 करके ये बना दिया होगा। तो यहां से यहां तक ये क्या हुआ, यहां से यहां तक ये रेडियस हुई, समझ में आया, ये रेडियस हुई। अब ऑब्जेक्ट और ये सब चीज क्या है, ये आगे बताता हूं, कैसे प्रिंसिपल है, कैसे फोकस है। तो आपको कहीं ना कहीं एफ और आर ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इनका यूज है, मैं बताता हूं ये दो ही चीज क्यों लिखी। तो यहीं से वर्ड आगे को बढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, एफ और आर लिखा था भाई सर ने, तो भाई क्या लिखा, मैंने इसलिए लिखा देयर इज अ रिलेशन इन फिजिक्स, प्रूफ भी हो जाता है बट नो नीड टू गेट प्रूफ इट, F is equals to R by 2, F is equals to R by 2। तो कहने का मतलब जो फोकस होती है वो रेडियस की R ही होती है, समझ में आए। अगर आप प्रूफ भी करना चाहो तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करोगे कैसे, दैट आई एम टेलिंग यू, लुक एट ओवर हियर, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। कोई मिरर है बेटा, क्या है, कोई मिरर है, आपने उसे अच्छे से पेंट किया है, पीछे से सिल्वरली पॉलिश्ड है वो, ठीक है बेटा। ये चीज क्या हो गई, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आया। और ये चीज क्या हो गई, फोकस, समझ में आया। और ये चीज क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में। तो दो चीज क्लियर है। आप यहाँ पे पहले बात बनाया करो, जब आप डायग्राम बनाते हो ना अपना, तब बनाया करो, ठीक है। तो यहाँ मैं जी को क्या करता हूँ, नॉर्मल सी बात है, मैंने रूल्स आपको सिखाए नहीं है, लेकिन 10th में रूल्स हैं और रूल्स भी बता दूंगा, जब अभी आगे इसके बाद रूल्स ही बताऊंगा। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्शन सेम फेज में आ रही है ना, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होती है, फोकस से पास करा दी, ठीक है। अब मैंने ये कहा था जहां पे ये पॉइंट होता है ना, वहां पे एक बंदा अपना रोल प्ले करने आता है नॉर्मल, तो यहीं पे बना देते हैं हम। तो मैं यहां से देखता हूं कि नॉर्मल ऐसा बनाऊं कि टकराने के बाद क्या है, तो एक रूल होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ में रहती है। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सी, तो ये इधर से आती है और इधर को आ जाती है। तो मैं इसे कोशिश करूंगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मीट करा दूं इसको, समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये उधर से आएगी तो इधर ही रहेगी, मतलब ये और कुछ डायग्राम का फर्क नहीं डालेगी, तमीज में यही की यही रहेगी। तो क्या है तमीज में, क्या कहना चाहते हैं,
ये एक थीटा और ये भी एक थीटा, दो एंगल में बांट दिया क्योंकि नॉर्मल का काम कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक। तो नॉर्मल का काम कर दिया आपने देखा, अगर देखा जाए तो ये जेड बन रहा है, जेड और जेड में कौन सा एंगल होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नॉर्मल सी बातें होती है, क्या होता है, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, ये दो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। ये फिर से अगर ये देखूं ये वाला, तो ये वाला ये और ये फिर से जेड बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। समझ में आया, ये वाला कांसेप्ट मत लगा देना यहाँ पे, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा समथिंग लाइक दैट। ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जेड वाला कांसेप्ट, हर चीज का एक अपना मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज फोकस रखना बच्चे। अब क्या है, यहाँ पे मैं एक पोल बना लेता हूँ, ये पोल बना लिया मैंने P और ये 90 डिग्री पे, वो वैसे भी P है 90 डिग्री, बट यहाँ पे दिखाना पड़ता है इसलिए A P कुछ भी नहीं, ठीक है। राइट नाउ भाई देखो मैंने क्या बोला था, कुछ प्रूफ करना है। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक क्या है, ये होती है F और यहां से लेके यहां तक क्या है, ये होती है R। देखो कुछ हो ना हो, एक ये चीज गिवन है, एक ये चीज गिवन है, ठीक है। सर्कल में एक चीज गिवन हो कुछ नहीं हो सकता यार, बहुत सारी चीज गिवन होनी चाहिए। एक ट्रायंगल ही एक ऐसी फिगर है जिसमें एक ही चीज गिवन हो और उसकी दूसरी चीज निकालनी हो, तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके 10th याद करो हम निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो अगर मैं गौर से देखूं ये 90 डिग्री का है, अब आप ये कहोगे ट्रिग्नोमेट्री कहां पहुंच गया, तो भाई आपको जिसने भी पढ़ाया होगा मेरे बच्चे या फिर मेरी 10th की वीडियोस देखना, वो विच आई अपलोड। अगर 90 डिग्री का कांसेप्ट आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री को कोई याद ना करे तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर बेवकूफी, ठीक है। प्लीज अगर आपको 90 डिग्री कहीं मिला तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड तुरंत ही अपने दिमाग में आ जाता है। समझ में आया, तुरंत ही दिमाग में आ जाता है। इससे p मान लीजिए, n वर्ड दे दीजिए, बहुत से लोग n से डेरिवेशन कर लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको प्रिंसिपल एक्सिस है तो मैंने इसको p से डिनोट कर दिया। समझ में आया। तो अब 90 डिग्री का दिखा दो ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल बताओ मुझे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, कितने, तो एक तो यही दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो आपको a c और n दिख रहा है, ACN दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या है, ACN में क्या पता है, R पता है और सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो कौन सा ऐसा वो है, कौन सी ऐसा पॉइंट है जिससे आप नीचे वाले को यूज करके ऊपर वाला निकाल सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हारे हारे बोल, सुना ही होगा आपने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। जो मैथ्स वाले हैं दे कैन अंडरस्टैंड, जो बायोलॉजी वाले हैं दे वोंट कैन अंडरस्टैंड दिस मच, बट 10th तक सबको पता होता है, बायो का हो या किसी का भी हो। तो हमारे जो P और B, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, ये कहां दिख रहा है, ये वाला एंगल था, ये थीटा है। P मतलब सामने वाला, B मतलब नीचे वाला, B मतलब बस, B मतलब बहुत हो गया, कहते हैं ना बहुत हो गया दबा दो, तो बस मतलब नीचे वाला बेस, B से, P से सामने वाला परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेन्यूज ऊपर वाली, ठीक है। तो ये चीज कैसे करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू an परपेंडिकुलर अपॉन बेस cn, ये लिख सकते हैं an अपॉन cn, ठीक है। यहाँ पे हमें थीटा नहीं पता, ये चीज क्लियर रखना, थीटा हमें नहीं पता, तो थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। फिजिक्स में जो भी चीज बहुत छोटी होती है उसे निगलेक्ट कर देते हैं, माइन्यूट कर देते हैं, जीरो नहीं करते, है कुछ बहुत छोटी है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन cn भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब बात आई दूसरी चीज की, तो दूसरी चीज क्या लो बेटा, एक ये चीज पता है, तो दूसरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इन ट्रायंगल व्हाट, AFN, AF ट्रायंगल में बन जाएगा AFN में, तो AFN में भी क्या लगा दोगे, tan 2 थीटा। देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन व्हाट, FN, an अपॉन FN। भाई थीटा बहुत छोटा सा था, 2 थीटा का बड़ा तीर मार देगा, 2 थीटा भी क्या है, वेरी स्मॉल, 2 थीटा भी क्या है, वेरी स्मॉल, ये भी वेरी स्मॉल है। तो जो tan था ये हट गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन FN। समझ में आया, an अपॉन FN, ये चीज क्लियर है। अब इनकी वैल्यूज रख दो, 2 थीटा इज इक्वल्स टू an, तो an ही था, पता नहीं था, FN क्या है, f, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन 2f, ये थीटा हो गया, इसे सेकंड इक्वेशन दे दो, ये थीटा था, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देना, तो थीटा थीटा के तो इक्वल होता है ना भाई, an अपॉन 2f इज इक्वल्स टू an अपॉन cn, cn की भी वैल्यू क्या थी, r, तो हमने r रख लिया, an से an कैंसिल। इज दैट क्लियर। सॉरी गाइस, यहां पे देख लेना वहां की बात। तो क्या आया, 1 अपॉन 2f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, ठीक है। ये इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रोवाइड द डेरिवेशन इन द फॉर्मेटेड वे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट वन, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा ये वर्ड आउट आदत नहीं है, सो दैट ऑलरेडी अभी वीडियोस बना रहा हूं, तो दैट आई कैन मेक यू प्रोवाइड द गुड थिंग्स, ठीक है। ये क्या आ गया, r, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f, r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f, तो f इज इक्वल्स टू r अपॉन
2, यही तो मैंने रिलेशन बताया था, प्रूफ करने के लिए आ जाता, प्रूफ कर सकते हो। अब आप ये कहोगे कि यार इतना माथा मच्छी क्यों की तूने, जब ये फिजिक्स में आ ही नहीं रहा। ये इसलिए की क्योंकि दिस इज नोन एज डेरिवेशन। समझ में आया? फिजिक्स में यही सब चीज आती है, बहुत सारी चीज आती है, तो जिसको देखना है वो देख लेना, बाकी समझ में आ गया होगा, नथिंग टू वरी। ओके, स्क्रीनशॉट की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका बेटा प्रूफ वगैरह कैसे करते हैं, डेरिवेशन वाला प्रूफ कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चीज क्या आती है बेटा, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या आती है? लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एक फटाक से लुक ले लीजिए, आज मैं इस पार्ट को फिनिश करने वाला हूं, लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी बहुत लेंथी हो जाएगा, तैयार तो बहुत कुछ था बट अभी मैं थोड़ा सा आपको फिनिश कर देता हूं। ये है बेटा, तो अगर ये कोई लाइट स्ट्रेट आती है तो हमेशा पास होती है, तो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। समझ में आया? अगर कोई लाइट है फोकस से जा रही है, फोकस से गई, जाने का साइन ये, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल ट्रेवल कर देती है। समझ में आया? सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है बेटा? थर्ड रूल ये है, अगर ये सी है, कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रहती है। समझ में आई बेटा ये वाली बात? चौथा रूल क्या आ जाता है बच्चे? चौथा रूल ये आता है, अगर ये लाइट यहां है तो ये इतने एंगल पे, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पता ही है क्या कहा उसने? कहा मैंने सीधा चल के देख लिया, ठीक है भाई मैं यहां से निकल गया, मैंने आड़ा चल के देख लिया, निकल गया। फिर उसने कहा आपको सीधा का सीधा यहीं से जाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गया। उसने कहा कैसी कैसी इसकी यहीं पे ना करूं मैं, जहां से जुड़ा हुआ है, सो हैव टू, वहां लाइट जंप मारी तो फिर वो उतने पे चली गई। तो कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये चीज है। अब बात करोगे यार थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी बता दो, तो बेटा कुछ भी ले लो, ये 10th की चीज है इसलिए थोड़ी हवा में नहीं है। ठीक है, कुछ भी ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कॉनकेव। अगर ये लाइट पैरेलल ट्रेवल है तो रिफ्लेक्शन यहां से इधर को चला जाएगा ना। अब ये इधर को कैसे जाएगा, ये कैसे पता करोगे? ये ऐसे पता करोगे कि इसको जो शैडो आउट वर्जन है ना, जो इसका रिफ्लेक्टेड वे है, वो कहां आना चाहिए? वो फोकस से ही पास होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये तुम्हारा फोकस यहां है तो ये वाला रिफ्लेक्शन इधर जा रहा होगा। समझ में आए? तो कहने का मतलब क्या, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये वाले रिफ्लेक्शन। तो कैसे कह सकते हो आप, अगर मैंने कोई ये सरफेस ली, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके गया इधर को, तो इसी की वजह से इसी के बैक उस पे ये कहीं ना कहीं फोकस से ही पास हो रहा होगा, ये फोकस ही होगा। समझ में आया? तो इस टाइप के रूल्स आपको पता है बेटा 10th वाले। इफ एनीबॉडी हैज डाउट तो कैन कमेंट, आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब यहां से आगे एक मजेदार चीज आती है, मिरर फॉर्मूला। क्या आती है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भाई प्रूफ करने को पहले आता था कभी बोर्ड में, लेकिन अब बोर्ड में नहीं आता है और इस बार काट दिया। ठीक है, तो मैं भी फिजिक्स के टॉपिक से हटा रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना मुझे प्रूफ करना नहीं आ रहा है या नहीं कर पा रहा हूं माय डियर्स। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट लव फॉर यू गाइस कि मैं तुम्हें बेस्ट एवर थिंग्स देना चाहता हूं इन द वे ऑफ, मतलब इन द केस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स से सब लोग फोबिया करते हैं, आई जस्ट वांट यू मेक कि फोबिया हटाना कैसे, मतलब फिजिक्स ही तो है यार, कोई हवा नहीं है, खा नहीं जाएगी। सो ओके, सो यू मिरर फॉर्मूला जब प्रूफ करवाना है, किसी को प्रूफ चाहिए एक शॉर्टेस्ट वे में, बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है मैंने, तो एनीबॉडी कैन आस्क मी, आई विल सेंड दैट व्हाट्सएप। और प्रूफ भी करवाना है तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल अपलोड ओवर हियर। बट प्रूफ की जरूरत नहीं है कमिंग टू द 10th, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर इज गोइंग ऑन राइट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द गेस्ट, सो टाइम इज ऑलमोस्ट नॉट सो। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला है क्या? 1/f is equals to 1/v plus 1/u, ये है मिरर फॉर्मूला जो आप 10th में पढ़ के आए हो। ये क्या होता है? ये होता है गाइस फोकल लेंथ, फोकस की दूरी, गॉट इट। और ये क्या होती है? ये होती है इमेज, v होती है इमेज, लेकिन इमेज क्या भाई? डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भाई? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे भाई? सामने कोई मिरर रखा होगा उसी की, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली डिस्टेंस इज नोन एज गॉट इट। और जहां इमेज फॉर्म होगी उसको कहेंगे हम v। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला है। अब आप ये कहोगे सर थोड़ा सा बता दो, आप तो बहुत कहते हो हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसके क्या दो पहलू हैं? इसके भी दो पहलू हैं, इसे माइनस कर दो 1/v माइनस 1/u, तो ये कहीं ना कहीं मिरर फॉर्मूला, ये मिरर था तो ये लेंस फॉर्मूला बन जाता है। बट लेंस बोर्ड में नहीं कटा है, तो इसलिए मैं लेंस तो सब करूंगा। ये तो वो सारी चीज बताई मैंने जो बोर्ड में थोड़ी सी काट दी है। तो कहने का मतलब क्या था गाइस? ये था हमारा ऑलमोस्ट आज का जो टॉपिक था। लास्ट तक कल एक मजेदार चीज, बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। और देखो एक भी चीज सर्च करके आना, दोस्त आर वाचिंग दिस वीडियो, आप प्लीज ट्राई करना, एक चीज देखना कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और आपकी पूरी इमेज नहीं दिखती, आपको किस लेंथ का मिरर चाहिए कि आप अपनी पूरी हाइट देख सको? अगर आपको अपनी हाइट पता है 6 फीट है मेरी हाइट जैसे, और मुझे 6 फीट हाइट पूरी देखनी है, मुझे मेरी हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज पूरी देखनी है, तो कितना बड़ा लेंस होना चाहिए?
बहुत मजेदार, कल करते हैं इस चीज को, बहुत ही क्लासी है। ये चीज थी जो आउट ऑफ सीबीएसई, मतलब डिलीटेड। तो कल जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी वाओ गाइस, पढ़ के देखना। नेक्स्ट पार्ट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली। देखो इंटरेस्ट तुम पे डेवलप मतलब डिपेंड करता है तुम पे, हाउ यू गाइस आर टेकिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो। द सेकंड पार्ट विल बी रिफ्रैक्शंस, ठीक है, एंड दिस ऑल will come in the board examination, but this was not in board। but याद रखना 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। उन्होंने ये बोल दिया मेरा फार्मूला बोर्ड में नहीं आ, तो क्या 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u यूज नहीं होगा। लेकिन भाई रिफ्लेक्शन में हटाया, रिफ्रैक्शन में तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा ही, तो 1 upon f का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा होगा। तो ये टॉपिक्स हटाएं जिन्हें यहां से हटा के बर्डन हटा दिया जाए, लेकिन आगे कहीं यूज हो रहा है। तो बहुत से बंदे बिल्कुल ही हटा देते हैं कि f मतलब फोकल लेंथ हटा दी तो हटा ही दो, नॉट लाइक दैट गाइस। ओके गाइस, फोकस, उनके वर्ड्स पे ध्यान देना, टॉपिक्स हटाएं। उन्होंने कुछ जड़ से साफ नहीं कर दिया, क्योंकि किसी चीज को साफ करके ना कुछ हो नहीं सकता। पहले से चीज ना बड़ी फिक्स्ड है, एकोमोडेटरी है, हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है, आगे भी कुछ आएगा। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्केव क्या है, स्फेरिकल क्या है, डिफ्यूज क्या है, रेगुलर रिफ्रैक्शन क्या है, ये कैसे पता चलेगा? जब रिफ्लेक्शन में थोड़ा पढ़ चुके होगे। या डायरेक्ट रिफ्रैक्शन मतलब आपने ये कर दूं, यहां से जाओ घुस जाओ, है ना, सीधा। कोई ये भी तो कर सकता था यहां से जाके सामने वाला टक्कर का मेरा थोड़ा को मारा, पीछे को लौटा दिया मैं, तो पीछे को लौटाना इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्शन ना, है ना। विनिंग से पहले थोड़ा सा ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हारने की बात दिमाग में रखो, बट दोनों एस्पेक्ट लेके चलो लाइफ में। इफ इट इज नॉट देन व्हाट, if it is this then what will be the next, so always, ठीक है guys, please thank you for this is the first part, the next part I'll upload it, and please guys if you like the video, if you feel it is good, so definitely just press what you need to do and औरों को बताओ exactly। अगर मेरी टोन little bit you guys are feeling कि थोड़ा सा सही है, टोन आप तक पहुंच रही है, मतलब exactly you are feeling what I am, मतलब मुझे क्या होना चाहिए वो तुम्हें लग रहा है कि फिजिक्स का टीचर ऐसा होना चाहिए, so please show your love by something, okay, don't message me love and all affections, but आप चैनल को किसी और को भी बता दो, वीडियो किसी और को भी ट्रांसफर कर दीजिए, बता दीजिए, this is enough for this, okay, thank you guys, thank you for this।